हमने देखा कि जियान मिडिल फैमिली को बचाने के लिए अब आ गया था। रॉयल फैमिली जो इनको दूर से देख रही थी वो भी हैरान है कि ये जियान अब वापस आ गया है और अब यूनियन सेक्ट और जियामा एम्पायर के बीच जो बैटल छिड़ी है वो बस कुछ ही समय की है और अब हमें जल्दी से जाकर वह मिडिल फैमिली की मदद करनी चाहिए ताकि हम जियान को इम्प्रेस कर सके। उसकी ग्रैंड डॉटर सीधे अपनी सेना को लेकर मिडिल फैमिली की तरफ निकल पड़ती है। वहीं युंडू और युनचा इतने सारे डॉग को देखकर डर जाता है और आइस एम्परर भी जियान से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे लोग हैं, जिस पर जियान हाँ कहता है कि ये सब मेरे दोस्त हैं। जियान कहता है कि तुम अभी यहाँ पर दो हुआंग और साथ 2 वैंग हो, लेकिन अभी शायद तुम्हें हमारी स्ट्रेंथ नहीं पता, तुमसे लड़ने में हमें जरूर मजा आएगा। जियान तुरंत अपने दोस्तों को उन पर हमला करने को कह देता है और किसी को जिंदा न छोड़ने का आदेश देता है। उसके सभी दोस्त जियाओली के संग जाकर सभी एल्डर्स पर हमला कर देते हैं और युंडू और युनचा अपनी पूरी आर्मी को गुस्से में ऑर्डर दे देते हैं कि हमें अपने शरीर के आखिरी खून की बूंद तक लड़ना है, चाहे हमारी आर्मी में केवल एक ही इंसान क्यों ना बचे, तब भी हम इनसे लड़ते रहेंगे। यूनियन सेक्ट की पूरी आर्मी अब गुस्से में मिडिल फैमिली पर हमला कर देती है और जियान उसकी आर्मी को हराने के लिए जाने लगता है। वो 2 एल्डर्स जब उसे रोकते हैं तो हाई बोदा यानी आइस एम्परर फिर से उन दोनों एल्डर्स से लड़ने लगते हैं। जियान 3000 थंडरबोल्ट का यूज करके सभी उड़ने वाले सैनिकों को मारकर आगे बढ़ता है और अपने भाई जियाओली को लेकर याफी से मिलने जाता है। याफी पर एक ड्रैगन हमला करने वाला था, लेकिन तभी जियान अपनी फ्लेम से उसे जिंदा जला देता है और वो वहीं भाप बन जाता है। अब 3 साल बाद जियान याफी को देख रहा है और कहता है कि तुम पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हो। याफी भी उसे देखकर खुश है और कहती है कि फाइनली तुम घर आ गए। जियान उससे माफी मांगता है कि उसकी फैमिली की वजह से मिडिल फैमिली को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जियान फिर अपने फर्स्ट ब्रदर को देखता है और जब उसे पता चलता है कि उनके पैर पैरालाइज हो गए हैं तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मेरे पैर पॉइजन हो गए थे जिस वजह से इन्हें लकवा मार गया, लेकिन मेरे हाथ और मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। वो जियाओली की तारीफ करता है कि वो 2 साल में ही डोवांग पर पहुंच गया है। जियाओली कहता है कि ये सब जियान की वजह से हुआ है, वरना सिर्फ अगर मैं खुद ही होता तो डॉलिंग पर ही होता। जियान इस तारीफ को सुनकर खुश नहीं होता क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने भाई के पैरालाइज होने का जिम्मेदार खुद को मानता है और अपने भाई से कहता है कि इन कुछ सालों में आपको इतना सफर करना पड़ा। इस पर उसका भाई कहता है कि मेरे से ज्यादा तुमने सफर किया है, पिताजी सही कहते थे, तुम जियाओ फैमिली और पिताजी का नाम रोशन करोगे। जियान अब शपथ लेता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक उसके दोनों भाइयों को कुछ नहीं होगा और फिर अब याफी से कहता है कि तुम अब अपने लोगों को वापस ले लो, तुमने हमारी पहले ही बहुत ज्यादा मदद की है और अब यहाँ से मेरे लोग संभाल लेंगे। जियान गुस्से में अब यूनियन सेक्ट की सेना के आगे आता है। उसकी सेना बहुत बड़ी मात्रा में मिडिल फैमिली की तरफ आ रही है और जियान सभी को पहले चेतावनी देता है कि जिसको भी अपनी जान प्यारी है वो वापस मुड़ जाओ, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं मुड़ता। इसलिए जियान अपनी फ्लेम को उन पर छोड़ता है और उनकी पूरी की पूरी सेना जो मिडिल फैमिली के करीब आ रही है वो जिंदा ही जल जाती है और पूरी सेना उनकी तड़प तड़प कर मर जाती है। इतनी बेरहमी से उनका कत्ल होता है कि उसको देखकर बाकी सैनिकों की रूह कांप जाती है और जो बच जाते हैं वो भाग खड़े होते हैं। जियाउद्दीन ये देखकर हैरान है कि उनका भाई जैसे 3 साल पहले दयावान और रहम करने वाला हुआ करता था वैसा अब बिल्कुल नहीं रहा और शायद ये अब इस समय की मांग भी है कि हम सब ऐसे हो जाएं, वरना यूनियन सेक्ट अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। वहीं अब रॉयल फैमिली के गार्ड्स और उनकी ग्रैंड डॉटर भी आ जाती है और बाकी बचे हुए सैनिकों को सरेंडर करवा देती है। प्रिंसेस याओ यू जियान को ग्रीट करती है और कहती है कि हमारी फैमिली बहुत खुश है कि तुम यहाँ वापस आ गए। हम यहाँ जल्दी ही आ रहे थे, लेकिन ट्रूप्स को मोबिलाइज करने में हमें इतना टाइम लग गया। याफी और जियान उनको ग्रीट करते हैं और यहाँ आने के लिए उनको धन्यवाद कहते हैं। प्रिंसेस जियान से और भी बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ हाई बोडोंग के लड़ने की आवाज आती है और जियान उन्हें सॉरी बोलकर कि उसे अभी वहाँ जाना होगा वहाँ हाई बोडोंग के पास चला जाता है। हाई बोडोंग अकेला उनसे लड़ रहा है और वो अकेले ही उन पर अब भारी पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि वो 2 हैं, इसलिए हाई बोडोंग उनको हरा नहीं पा रहा है और वहाँ तभी जियान आ जाता है और आइस एम्परर से कहता है कि हम दोनों मिलकर अब इन्हें सबक सिखाएंगे। जियान एक एल्डर के पीछे पड़ जाता है और आइस एम्परर दूसरे के। जियान के दोस्त और ब्लैक हॉर्न रीजन के ताकतवर लोग यूनियन सेक्ट के बाकी एल्डर्स की गर्दन को मोड़कर बेरहमी से मार रहे हैं और अब जियान भी उन एल्डर्स को मारने लगता है। जियान याद करता है कि कैसे उन लोगों ने मेरी फैमिली के ऊपर सितम ढाए थे,
कैसे उसके भाई को उन्होंने सोल हॉल की मदद से पैरालाइज कर दिया है और कैसे उसके पापा अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। ये सभी युन सेट की वजह से हुआ है। जियान गुस्से में उन दोनों एल्डर्स को एक अटैक करता है और उसके अटैक से वो एल्डर्स नीचे गिर पड़ते हैं। अब यहाँ युंडू और युनचा भी अभी जिंदा है, जिनसे आइस एम्परर लड़ रहे हैं और वो उन्हें अपने आइस ड्रैगन में बांध देते हैं। युंडू और युनचा अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड ओपन करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमें जान से मारने की हिम्मत की तो युनशान तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुम्हारी पूरी मिडिल फैमिली को जड़ से खत्म कर देगा। लेकिन आइस एम्परर को इस बात का कोई डर नहीं है और वो अपने ड्रैगन से उनकी शील्ड को और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर तभी वहाँ जियान भी आ जाता है और एक ही बार में उनकी शील्ड को तोड़ देता है। जियान की इतनी ज्यादा ताकत को देखकर आइस एम्परर हैरान है। जब उन्होंने अभी युनशान का नाम लिया तो जियान के तन बदन में आग लग गई और वो उसका नाम चिल्लाते हुए उन एल्डर्स पर हमला करने लगता है और कहता है कि युनशान को अपने सारे कर्ज चुकाने होंगे। वो एक एल्डर को अपनी तलवार से बहुत पीटता है और फिर उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन तभी दूसरा एल्डर उस पर ऊपर से हमला कर देता है, लेकिन वो उसको भी नीचे अपनी तलवार मारकर फेंक देता है और गिरते हुए एल्डर को फिर से अपने सकिंग पाम का यूज करके पकड़ लेता है और उसे अपने पास बुलाकर अपनी तलवार को जोर से उसकी छाती पर मारता है, जिससे वो हवा की स्पीड से नीचे गिरने लगता है और नीचे जमीन पर जाकर टकराता है और फिर अपने ऑरा को उस पर छोड़ता है। इस ऑरा की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि ये बहुत दूर तक के लोगों को सुनाई देती है। यूजी जो कि टेंपल में बैठकर मेडिटेट कर रही थी, वो इस ऑरा को नोटिस कर लेती है कि ये तो जियान का ऑरा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो वापस आ गया है? वहीं युनशान के पास उसका सैनिक आता है जो बताता है कि युंडू और बाकी 7 एल्डर्स का सोल बैच टूट गया है अचानक से। ये तो बहुत बुरा अपशगुन है। और फिर तभी वहाँ बाकी 2 एल्डर्स के भी सोल बैच टूट जाते हैं, जैसे इंडियन सीरियल्स में किसी के नाम का दिया जलाते हैं और अगर वो शख्स मर जाता है तो उसे दिए के बुझने से डिनोट करते हैं। ऐसे ही यहाँ हर एल्डर के सोल बैच है जो इनकी लाइफ को बताते हैं और क्योंकि सभी के सोल बैच खुद ब खुद एक्सप्लोड हो गए हैं, इसलिए वो समझ जाते हैं कि ये सभी एल्डर्स युंडू और युनचा समेत मर चुके हैं। वहाँ खड़े एल्डर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। मिडिल फैमिली तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमारे 9 एल्डर्स को अकेले मार सके। क्या उन्होंने रॉयल फैमिली से हाथ मिला लिया है? युनशान समझ जाता है कि ये सब जियान के कारण है। वो वापस आ गया है। एल्डर्स डिस्कस करते हैं कि क्या वो अभी तक जिंदा है और उसके अंदर वापस यहाँ आने की हिम्मत कैसे आ गई है। लेकिन फिर भी उसके लिए भी युंडू और युनचा को मारना तो असंभव है। आखिर उसने उन्हें कैसे मार दिया? युनशान कहता है कि जितना वो टैलेंटेड था उस हिसाब से वो अभी डॉ हुआन पर होगा। पिछली बार मैंने उसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिस वजह से वो भाग निकला और अब वो ताकतवर होकर लौटा है। इस बार मुझे खुद ही उसे मारना होगा। वो तुरंत ये ऑर्डर देता है कि अब से युनलैंड सेक्ट के अंदर और ज्यादा स्ट्रिक्ट अलर्टनेस ला दो और जैसे ही कोई भी संदिग्ध आदमी दिखे उसे बिना सोचे समझे जान से खत्म कर डालो। उसके इस ऑर्डर से हम समझ जाते हैं कि उसको जियान का कितना ज्यादा खौफ है। एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं और सोल हॉल का वो आदमी फिर से युनशान के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि जियान ब्लैक हॉर्न रीजन में बहुत अच्छे से पैर पसार रहा है और अब वो यहाँ भी आ चुका है। अब तुम उसे कैसे संभालोगे? जिस पर युनशान कहता है कि उसको मारना मेरे लिए किसी चींटी को मारने के बराबर है। जब मैं उसे पकड़ लूंगा मैं उसे इतनी यातना दूंगा कि उसकी 7 पुश्तें मेरा नाम सुनकर कांपेंगी। सोल हॉल का वो आदमी कहता है कि मुझे तुम्हें और तुम्हारी दुश्मनी से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस तुम उसके अंदर जो सोल है, यानी जो उसका टीचर बना ढोलता है और जियान के अंदर रहता है, उसे मुझे देना। बाकी तुम उसके संग कुछ भी करना। युनशान उसे प्रॉमिस करता है कि जब वो जियान को पकड़ लेगा तो जो वो मांग रहा है वो उसे जरूर देगा। जिया जिसने एक एल्डर को अभी जमीन में पटका है, वो तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है और अब जियान यानी मिडिल फैमिली इस युद्ध को जीत गई है। वहाँ सभी मिडिल फैमिली के घायल सैनिकों को होश और चैन आता है कि हम फाइनली जीत गए हैं। जियान अपने दोस्तों को भी इशारा करता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो सीधे आइस एम्परर के पास जाता है और उनको इन 3 सालों तक अपनी फैमिली की रक्षा जो उन्होंने की उसके लिए धन्यवाद कहता है। वो फिर उन्हें स्पिरिचुअल रेस्टोर पर्पल बिल देता है जो जियान ने उन्हें 3 साल पहले प्रॉमिस की थी कि वो उन्हें ये बना कर देगा। ये बिल आइस एम्परर की पहले जो पीक स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो वापस लौटा देगा। आइस एम्परर इसे देखकर खुश हो जाते हैं कि जियान को ये अभी तक याद है। अब सभी लोग अंदर मिडिल फैमिली के महल में आते हैं और वहाँ युन सेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं।
आइस एम्परर कहते हैं कि युनडू और युनचा के अलावा युनलैंड सेक्ट के अंदर 3 डो हुआंग और हैं और युनलैंड सेक्ट के साथ कोई मिस्टीरियस फोर्स भी है जो उनका साथ दे रही है। बाद में उसी मिस्टीरियस फोर्स की वजह से उनके एल्डर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पा रहे हैं। जियान को पता है कि ये मिस्टीरियस फोर्स हॉल ऑफ सोल है। आइस एम्परर कहते हैं कि इन सभी एल्डर्स को अगर हमने गलती से संभाल भी लिया तो भी हमें युनशेन से लड़ना होगा, जिसको हराना सबसे ज्यादा मुश्किल है। जियान कहता है कि हालांकि हमें मुश्किल होगी उन्हें हराने में, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अब फिर वहाँ तभी क्वीन मेड्यूसा और उसके संग जियान आती है। जियान आसपास देखकर कहती है कि यहाँ तो मुझे कोई मेडिसिनल हर्ब नहीं दिख रही है। आइस एम्परर जो कि क्वीन मेड्यूसा को जानते हैं, वो इसको देखकर यहाँ हैरान है। जियान के पास आकर उसके हाथ में बहुत कीमती हर्ब को देखकर उसे डांटता है कि तुम ऐसे ही यहाँ कहीं से कोई भी हर्ब नहीं ले सकती हो। अगर तुम ऐसे ही मस्ती यहाँ करती रहोगी तो मैं तुम्हें एकेडमी वापस भेज दूंगा। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि तुम उन 2 एल्डर से लड़ने में बिजी थे, इसलिए मैं बस जियान को आसपास की जगह दिखाने के लिए ले गई और मुझे वहाँ कुछ बढ़िया चीज मिली जो मैंने इसे दे दी। जियान क्वीन मेड्यूसा के ऊपर तो गुस्सा नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने गुस्से को दबा लेता है और आइस एम्परर के पास जाकर उन्हें सॉरी बोलता है कि मेरे लोगों ने आपकी फैमिली से कुछ हर्ब्स ले ली हैं बिना पूछे। लेकिन आइस एम्परर उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है और इस पर वो अपने गेस्ट से भला कैसे कुछ कह सकते हैं। वो क्वीन मेड्यूसा के आदर में कहते हैं कि अगर क्वीन मेड्यूसा को ये पसंद है तो मैं उन्हें ये खुशी खुशी देना चाहता हूँ। इसलिए जियान क्वीन मेड्यूसा के इशारे पर जियान से फिर से वो हर्ब्स ले लेती है और वो दोनों अपना आसन ग्रहण करते हैं। क्वीन मेड्यूसा और जियान के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। जियान और आइस एम्परर इशारों में बातें करते हैं कि तुम्हें क्वीन मेड्यूसा का साथ मिला हुआ है, फिर तो युनशेन से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर जियान कहता है कि क्वीन मेड्यूसा को मनाना इतना आसान नहीं था और इससे मैं अभी कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसका अगर मन करता है तो ये लड़ाई में हमारी मदद करती है, वरना ये कहीं और चली जाती है, जिसे इस लड़ाई में ये जियान के साथ कहीं और चली गई। युनशेन को तो मुझे ही फेस करना पड़ेगा। आइस एम्परर कहता है कि युनसेट को फेस करने के लिए मैंने कई फैमिलीज जैसे कि मू फैमिली, नलन फैमिली, एसोसिएशन ऑफ मेडिसिन मास्टर्स और रॉयल फैमिली से कांटेक्ट किया था और उनको इस युद्ध में इनवाइट करने की कोशिश की थी और इनमें से कुछ फैमिलीज तो हमारी बात मान गई हैं, लेकिन कुछ नहीं मानी है। हमें शायद बाकी फैमिलीज को और परसुएट करने की कोशिश करनी चाहिए। जियाओ टिंग भी यही जियान को सलाह देता है क्योंकि जितने ज्यादा लोग हों इस युद्ध में हमारी साइड उतना ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। जियान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं युनसेट का नाम निशान ज़्यामा एम्पायर से मिटा दूंगा और युनशेन को तड़पा कर मारूंगा और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाए।